हेलो एवरीवन। अब आप लोग पढ़ने जा रहे हो आपके हिंदी का चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पार्ट सेकेंड में हम देखेंगे पहले पार्ट में आप लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था उसमें देखा था कि फादर बुल्के जो हैं उन्होंने संन्यास लिया था और क्या इसका कारण क्या है यह हम देखेंगे, क्योंकि इनका भरा पूरा परिवार था और यह सन्यासी हुए थे। तो देखिए फादर बुल्के का परिवार। लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था कि आपने देश की याद आती है, आपको अपने देश की याद आती है? तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रैम चैपल की याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थीं, जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। तो ये उनके परिवार के बारे में हमने देखा। अब आप सब छोड़कर क्यों चले आए, यह पूछने पर वे सरलता से उत्तर देते कि प्रभु इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और शर्त रखी थी कि मैं भारत जाऊँगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। उन्होंने बताया कि मुझे यह पता नहीं कि क्यों जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा। फादर बुल्के की बात जो फादर बुल्के ने कहा था भारत जाने की, तो उनकी देखिए प्रक्रियाएँ। फादर बुल्के की भारत में प्रक्रियाएँ, क्या प्रक्रियाएँ थी उनकी? फादर बुल्के ने भारत में आकर जेसुइट संघ में धर्माचार्य की पढ़ाई शुरू की। यानी उन्होंने धर्माचार्य जो एक संस्था थी उसमें अपनी पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया उन्होंने। और प्रयास जो उन्होंने इतना कुछ किया, इसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 ईस्वी में राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का रूपांतरण नील पक्षी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। उस विभाग के अध्यक्ष रहे, और यही उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़े पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर चले गए। यानी 73 साल तक की उनकी उम्र रही, उसके बाद वो कहना चाहिए चले गए। अब देखिए संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के। अब उन्होंने संकल्प लिया था जिसके कारण वह सन्यासी हुए थे। तो फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। 10 साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की जो गंध आती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात झेलकर और खोजकर ज़रूर मिलने आते थे।
2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात जो एक बात उनकी थी कि उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना है। इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख करते हुए देखा। यानी जब उन्होंने देखा कि लोग हिंदी को ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं तो बहुत दुखी हो गए। अब देखिए, घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुखी तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख में सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की ओर पत्नी की मृत्यु पर फादर बुल्के के शब्दों में झड़ती हुई ध्वनि जो थी शांति, वह लेखक को फादर बुल्के की अंतिम जो उनकी ध्वनि जो थी वह दिखाई प्रदान करती थी। यानी वह जो कहते थे ना फादर बुल्के, जो सांत्वना देते थे, धीरे रखाते थे, वह उन्हें प्रदान जो ध्वनि शांति ध्वनि प्रदान कर देती थी। यानी वह शांत कर देती थी कि आप धीरज रखिए। इसके बाद देखिए आप लोग, फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर के गले ना मिलने का दुख है। यानी लेखक बहुत दुखी थे कि आखिरी समय में वह उनसे ना मिल पाए, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 18 अगस्त 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान के जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश सक्री सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोश खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर जो पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया तो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। कहना चाहिए उस फलदार वृक्ष की उन्होंने उपमा दी गई है, छायादार, जो कि फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊपर अपना मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। ये था आपका चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके दोनों पार्ट आप लोग पढ़ लेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 समझाया था। अब इसके बाद आप लोग को समझने के बाद
इसके क्वेश्चन आंसर करना है। धन्यवाद।